नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी नाटक है अंधेर नगरी। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत लिखित है और यह नाटक यूजीसी नेट में प्रस्तावित नाटक है। भारतेंदु कृत अंधेर नगरी नाटक में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया है। यह नाटक मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार शासन की अंधव्यवस्था भ्रष्ट है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है अपनी पूरी प्रजा का। यह नाटक बहु प्रशिक्षित नाटक है और यह नाटक बहुत बार रंगमंच पर नाट्यशालाओं में इस नाटक का मंचन भी किया गया है। तो भारतेंदु का ये नाटक है। तो इस नाटक के प्रमुख पात्र, संक्षिप्त कथासार, नाटक की समीक्षा और महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो जो नाटक की प्रकाशन वर्ष है, अंधेर नगरी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 ईस्वी है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, यानी इस नाटक में 6 अंक हैं। प्रहसन है ये। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियां, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यानी नाटक कैसा है? व्यंग्यपरक है। पृष्ठभूमि: यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया। तो प्रश्न यहीं से आते हैं कि नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। नाटक क्या है? लास्यरूपक है। प्रहसन है क्या है? तो प्रहसन। और क्या है नाटक में? तत्कालीन सत्ता की विसंगतियां हैं। और यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दस्वामेघ घाट पर खेला भी गया। यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे प्रहसन कहा है। नाटक की जो विषय वस्तु है वो क्या है? मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक में शासन की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियां एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है कि किस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन भी रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा सा प्रभाव है। यह नाटक संक्षिप्त एवं हास्य व्यंग से परिपूर्ण है। नाटक में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया है। कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत है। नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीनता, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंधव्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी प्रजा के लिए ही कष्टकारी होता है, कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसका नाश के आधार भी बनता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है, वो मानते हैं कि नाटक के आधार पर उस नाटक को देखकर उस समय की मानव मन में जो चेतना जागृत होगी कि किस प्रकार सामाजिक कुरीतियां, अव्यवस्थाएं हमारे समाज में जो फैली हुई हैं, उन सभी व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किया है और उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दूर करने का प्रयास किया है। नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं, महंत एक साधु हैं और ये निष्ठा और दूरदर्शिता रखते हैं। साधु के चरित्र में है गोवर्धन दास, महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला, यह एक कबाब विक्रेता है। घासीराम चना बेचने वाला व्यक्ति है। नारंगी वाला
नारंगी बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई, मिठाई बेचने वाला। कुंजड़िन एक स्त्री है जो सब्जी बेचती है। यानी इस प्रकार जो वहाँ पर कुंजड़िन आएगा तो आप समझ जाइए कि महिला है जो सब्जी बेचती है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला व्यक्ति। पाचक वाला, चूरन बेचने वाला व्यक्ति। मछली वाली, मछली बेचने वाली महिला। जात वाला, जाति बेचने वाला। राजा क्या है? चौपट राजा है। मंत्री, चौपट राजा का मंत्री। नौकर हैं राजा के 2। फरियादी, राजा से न्याय मांगने वाला व्यक्ति जो फरियाद लेकर आया है, जिसकी उस नाटक में बकरी मर गई है। कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी। कारीगर, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला मिस्त्री। चूने वाला, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला व्यक्ति है। भिस्ती, दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला व्यक्ति। भिस्ती उस व्यक्ति को कहा गया है यहाँ पर जो एक मिस्त्री होता है, इनके संग एक लेबर व्यक्ति होता है जो मसाला तैयार करता है। कसाई, भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला व्यक्ति। गड़रिया, कसाई को भेड़ बेचने वाला। और 4 सिपाही हैं इसमें राजा के, कोतवाल और पनिया। नाटक की समीक्षा है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। रजवाड़े का राजा आलसी व व्यसनी है, जो राजकाज व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय व अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन और अस्थिर है। जो रजवाड़े का एक राजा है वह कैसा है? आलसी है, व्यसनी है। उसको न्याय अन्याय में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वो राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ भी हितकर कार्य नहीं करता है। वह मूर्ख है, विवेकहीन है, यानी वह मूर्ख है, विवेकहीन है, अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत को आराम से, जो उसके परंपराओं से यानी उसकी जो पुरानी पीढ़ियों ने धन दौलत अर्जित की है, उसी का उपभोग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, सभी ऐश और आराम के साथ। तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह का ही वह। नाटक में कुल 6 अंक हैं। प्रमुख है, कितने अंक हैं? 6। इसमें गद्य पद्यात्मकता यानी बीच बीच में कहीं गीत भी है और गद्य भी है। मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला दृश्य है कि पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास व नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की स्थिति देखकर आनंदित होता है तथा 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आता है। तीसरा दृश्य है, यानी यह प्रश्न भी आता है कि किस दृश्य में कहाँ की बात की गई है। तो पहले दृश्य में नारायण दास नगर में भिक्षा मांगने के लिए अपने उनको भेजते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का दृश्य है। तीसरा दृश्य में महंत गुणी व अवगुणी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्यों को तुरंत वहां से चलने को कहते हैं। लेकिन गोवर्धन दास सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाए जाने का जिक्र है। पांचवें दृश्य में मिठाई खा खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश है, क्योंकि फांसी का फंदा दुबले कोतवाल की गर्दन से बड़ा निकला। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी है, परंतु तभी गुरुजी का आगमन होता है और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अतः राजा स्वयं को भी फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। विशेष, यह नाटक सदैव प्रासंगिक है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है।
नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया है। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। यानी अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, इस नाटक को आज भी मंच पर मंचित किया जाता है। यहाँ पर इसका कथासार से कुछ देखते हैं। पहला अंक बाह्य प्रांत का है। इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। दूसरा अंक बाजार का है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घाशीराम जो चना वाला है, हलवाई, कुंजड़िन सब्जी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला, ब्राह्मण, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं, यानी अपना अपना सामान बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुंजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, ब्राह्मण वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना दर्शाया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टता उजागर होती है। साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये गीत हैं इसमें बीच बीच में इनके। तीसरा अंक जंगल का है। इसमें गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई। गोवर्धन दास टके सेर वाली दास्तान सुनाता है, जिसे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। चौथा अंक राजसभा का है। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाले, भिस्ती, गरेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंत में उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। यह नाटक का सबसे रोचक अंक है। पांचवा अंक अरण्य जंगल का है। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। छठा अंक शमशान का है। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने का होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने वाली बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है और अंत में राजा स्वयं ही फांसी चढ़ जाता है। इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं। वह कहता है कि इस समय महंत क्या कहता है कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है, जो व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा, फांसी की सजा पाएगा, वह सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो राजा कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे ही स्वर्ग में जाना है। तो कोतवाल को जो फांसी दी जा रही थी उसकी जगह राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। प्रमुख उद्धरण है प्रथम अंक से। बाह्य प्रांत इसमें है, राम भजो भाई राम भजो। महंत जी कहते हैं, ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। द्वितीय अंक जहाँ बाजार का अंक है, जात ले जात टके सेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर जाता, सच्चाई बड़ाई सब टके सेर। तो जात वाला ब्राह्मण का यह कथन है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भांजी टके सेर खाजा। यह कौन कहता है? गोवर्धन दास। तृतीय अंक जंगल का, यहाँ पर महंत जी का है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। महंत जी का कथन है। चतुर्थ अंक राजसभा का, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के जहाँ भी न होगा। राजा फरियादी से। पंचम अंक अरण्य का अंक है। वैश्य जोरू एक समाना, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। ये तो बहुत बार आता है परीक्षा में और ये गोवर्धन दास का कथन है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी नाटक से है। छठा अंक शमशान का है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे यहाँ पहु न से जैसे चौपट राज। ये महंत का कथन है।
तो आज के सत्र में इतना ही। संपूर्ण नाटक का अध्ययन भी हम करेंगे। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।